Hi dear friends, how are you all? So we were here amplitude, na? And those who are new on my channel, please subscribe. Let's start. So हमने यहाँ तक कर लिया था what is hearing impairment. Now come to the amplitude. Make a simple pendulum. Pendulum आपको पता होगा, आपने अपने साइंस लैब में देखा होगा कि इस तरीके से धागे पे एक मास मतलब सॉलिड सी बॉल जो है वो हैंग कर दी जाती है. तो दिस इज़ अ पेंडुलम. या फिर आपके जो बड़े बड़े क्लॉक्स होते हैं उसमें नीचे टिक टॉक करता हुआ पेंडुलम होता है. सो आप इसको सिंपल पेंडुलम बना भी सकते हो बाय टाइंग अ बॉल टू अ लॉन्ग थ्रेड. एक बॉल को लॉन्ग थ्रेड से टाई करके, ये जो फिगर 10.12 में शोन है, टाई द अदर एंड ऑफ द थ्रेड टू अ सपोर्ट, और ऊपर से एक सपोर्ट के साथ आपने हैंग कर दिया सो दैट द बॉल हैंग्स फ्रीली. आप ऊपर से उसको लटकाओगे तो जो बॉल है वो नीचे फ्रीली लटकी हुई दिखेगी. अलाउ इट टू कम टू रेस्ट. जब वो रुक जाए, बिल्कुल रेस्ट में आ जाए, नाउ जेंटली पुश अ बॉल. आप उस बॉल को उठाओगे, यू विल फाइंड दैट द पेंडुलम मूव्स टू एंड फ्रो. जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप देखोगे पेंडुलम जो है वो आगे पीछे की तरफ मूव करता है और ऑसिलेट्स अबाउट इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपको सामने से बताती हूँ कि मैंने इस तरीके से एक बॉल को हैंग करा हुआ था, बाद में मैंने क्या किया, इसको ऐसे उठा लिया, ठीक है, पुश कर दिया, और उसको जब मैं उसको पुश करूँगी तो ये आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा लगेगा कि जो ये पहले हैंग था ये यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से मूव करते हुए ये यहाँ आ रहा है. तो जो इसकी रेस्ट वाली पोजीशन थी ये इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, ठीक है. सो यही चीज़ बताइए that you will find that the pendulum moves to and fro और oscillate, आगे पीछे होता है, about its position of rest. रेस्ट क्या था, जहाँ पे वो पहले रुका हुआ था, और मीन पोजीशन बीच में जो उसकी पोजीशन थी. टू स्टार्ट विद द बॉल वॉज एट रेस्ट एंड द मीन पोजीशन ऑफ ए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि पहले आपने जब इस थ्रेड से बॉल को हैंग किया तो उसकी पोजीशन थी ए. यहाँ पे वो इस तरीके से लटका हुआ था रेस्ट पे. इट स्विंग्स एंड मूव्स फ्रॉम ए टू बी. तो फिर हमने क्या किया, उसको पीछे की तरफ लिया तो वो कहाँ आ गया, बी पे. बी से क्या किया हमने, जब उसको छोड़ा तो वो ए से होता हुआ सी तक चला जाएगा, ठीक है. इट स्विंग्स एंड मूव्स फ्रॉम ए टू बी. ए से गया बी की तरफ टू ऑन द राइट एंड कम बैक टू द ए. फिर वहाँ से वापस आया ए की तरफ टू सी और फिर गया वो सी की तरफ, एंड ऑन द लेफ्ट अगेन फिर से इसे ए की तरफ आ जाएगा. तो इस तरीके से ये ऑसिलेट होता रहता है. तो ये जो कंप्लीट मूवमेंट है इज कॉल्ड द वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम. तो इसको कहेंगे एक ही पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन करा है या एक वाइब्रेशन करा है. मतलब ए से स्टार्ट होके बी तक हो जाकर फिर सी तक जाकर वापस, और वापस जब ए पे आ जाएगा, जहाँ पे था वहीं पर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन. सो व्हेन द बॉल स्विंग्स फ्रॉम सी टू बी, और जब बॉल जो है वो सी से बी तक आती है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑसिलेशन. मतलब भले ही वो सी से स्टार्ट हो रही है, भले ही वो ए से स्टार्ट हो रही है, भले ही वो बी से स्टार्ट हो रही है, जब वो अपनी पोजीशन पे आ जाती है उसको क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन. लाइक जैसे ये बी से स्टार्ट हुई, बी से हमने लिया, ए पे गया, सी पे गया, फिर वापस से सी से ए पे आया और वापस बी पे आ गया, तो इसको भी वन ऑसिलेशन बोलेंगे. सिमिलरली अगर हम इसको सी से स्टार्ट करते हैं, सी से गया ए से गया बी, बी से वापस आया ए, वापस आ गया सी, तो इसको भी हम वन ऑसिलेशन कहेंगे, ठीक है. और अगर ए से स्टार्ट होता है, ए टू बी, बी टू सी, देन अगेन ए, तो वो भी क्या हो गया, वन ऑसिलेशन हो गया, ठीक है. So the maximum displacement of the vibrating body from its mean position on either side of the mean position is called its amplitude. अब amplitude क्या हुआ कि जिस तरीके से ये है, ठीक है. अब आप देख रहे हो इसमें जो बॉल है वो मैक्सिमम ऊंची कहाँ तक जा रही है, इधर जा रही है बी की तरफ और इधर जा रही है सी की तरफ. तो जो मैक्सिमम पोजीशन होती है दूर, कहाँ से, इसकी मीन पोजीशन से, जहाँ पे वो रेस्ट पे था, उसको बोलते हैं उनका पेंडुलम. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए से मैक्सिमम दूर कितना जा रहा है, यहाँ से बी जा रहा है और इधर से सी जा रहा है. सो
द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसकी जो सेंटर वाली पोजीशन थी, ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो उसको आपको डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड, अभी जो फिगर है 10.12b, इट कुड बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, या तो हम इसको ए से सी तक काउंट करेंगे या बी टू ए तक काउंट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है पेंडुलम, या एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ द वाइब्रेशंस और द ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्स में। इफ़ अ बॉडी मेक्स 20 ऑसिलेशन इन अ सेकेंड, मतलब अगर किसी भी बॉडी बोला है, हमारी बॉडी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है बॉडी, जो एक सेकेंड के अंदर 20 ऑसिलेशन करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 20 हर्ट्स, ठीक है। अब बात आती है टाइम पीरियड की। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एक ऑसिलेशन करने में किसी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। उसको कितना टाइम लग रहा है, उसका टाइम पीरियड क्या है एक ऑसिलेशन करने में, सो दैट इज इट्स टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज ऑलवेज मेजर इन सेकेंड्स। तो आपको लर्न करने होते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी अभी पढ़ी थी उसको हर्ट्स में करते हैं मेजर, टाइम पीरियड को करते हैं सेकेंड में। सो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे ये है टाइम पीरियड, ये प्रोपोर्शन में है। पहले मैं इन्वर्स बताती हूँ। इन्वर्स मतलब ये अपोजिट में आएगी, डिवीजन में आएगी फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। अब ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस के साथ जो स्पीड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब डिस्टेंस बढ़ा स्पीड बढ़ी, और जो टाइम है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में, वो डिवीजन में है ना, तो टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोपोर्शनल। सो टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, दैट इज मोर और लेसर, कि अगर फ्रीक्वेंसी मोर हुई तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी लेस हुई तो टाइम पीरियड मोर हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है अ पेंडुलम मेक्स 20 ऑसिलेशन, मतलब एक पेंडुलम है वो 20 ऑसिलेशंस कर लेता है इन 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड लेता है 20 ऑसिलेशन करने में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। तो पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ द ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम इन 4 सेकेंड में करता है 20। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितना करता है। सो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ द ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू कि टोटल कितने कर रहा है कितने सेकेंड में, तो हमको 1 का मिल जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, मतलब एक सेकेंड में वो 5 ऑसिलेशंस कर रहा है, तो वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। सो दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इज 5 हर्ट्स। हर्ट्स लगाना ज़रूरी है। सेकेंड, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विच वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्स, कि एक जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या गिवन है, 1 अपॉन 20 फ्रीक्वेंसी आ गया। अब आप डिवाइड करोगे 1 से, 20 बड़ा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे जिससे हम यहाँ पे 0 ले लेंगे एक, ये भी छोटा है 10 20 से, तो हम एक 0 लगाएंगे तो हमें एक 0 अंदर मिल गया। अब 25 ज़ा 100, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.05 सेकेंड आ गया इसकी टाइम पीरियड, कि एक फ्रीक्वेंसी एक पूरा करने में
ऑसिलेशन, उसको 0.05 सेकेंड का टाइम लगता है। नाउ कम टू द ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें क्या गिवन है? फर्स्ट इज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द गैसेस। नो, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा थी, गैसेस में तो सबसे कम थी, सो दिस इज रॉन्ग। सेकेंड, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन हर्ट्स, कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है, एम्पलीट्यूड जो है, क्या उसको हर्ट में मेजर करते हैं? नो, हर्ट्स को में तो फ्रिक्वेंसी को मेजर करते हैं। थर्ड, द पिना एंड द ऑडिटरी कैनाल आर पार्ट्स ऑफ द आउटर ईयर, सो दिस इज करेक्ट। फोर्थ, our ears can distinguish sound only if they are separated by the 1/10 of a second. yes, ये भी हमने पढ़ा था कि दोनों वॉइस के बीच में 1 सेकेंड के 10th पार्ट जितना डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारे जो ईयर्स हैं वो उसको समझ पाते हैं। फिफ्थ, समटाइम साउंड ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। क्या वैक्यूम के थ्रू कभी कभी आपको साउंड जो है वो ट्रैवल करती है? नो, साउंड नेवर ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, क्योंकि उसको कोई ना कोई मटेरियल चाहिए होता है आगे प्रोपेगेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, कि किस तरीके की साउंड्स होती हैं। वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। ऐसा तो नहीं है हमें एक ही तरीके की वॉइस सुनाई देती है, बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। इवन ह्यूमंस में ही सबकी वॉइस डिफरेंट होती है और हम उसको समझ भी लेते हैं आइज़ बंद करके कि कौन बोल रहा होगा जिनके साथ हम यूजुअली बात करते हैं। सो अ साउंड हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बाय विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी की बात करेंगे। लाउडनेस आपको समझ में आ रहा है बहुत तेज़ या बहुत धीरे। पिच मतलब तीखापन, कितना तीखा बोलते हैं, कितना डीप बोलते हैं। क्वालिटी क्लियर है या नहीं है। ओके, नाउ कम टू द लाउडनेस। Sound is produced by the vibrating object, we know already. When we supply more energy to an object, अब वाइब्रेट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसको और एनर्जी देंगे, इट वाइब्रेट विद अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा एंड प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड, जिससे उसकी साउंड जो है वो लाउड आएगी। सो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इट मीन्स उसकी लाउडनेस भी बढ़ गई। The loudness of the sound depends on the amplitude of the vibration of the vibrating objects. Understood? So greater the amplitude, louder is the sound. जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ही ज़्यादा उसकी loudness होगी, ठीक है। So as the amplitude of the vibration or wave increases, it carries with it great energy which produces a louder sound. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा या वाइब्रेशन का जितना एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, उसकी वेव बढ़ती जाएगी, ठीक है, एंड इट कैरीज, और उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी जो कि लाउडर साउंड को प्रोड्यूस करेगी। सिमिलरली व्हेन वी शाउट, इसी तरीके से जब हम चिल्लाते हैं वी यूज़ मोर एनर्जी, चिल्लाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी विस्पर, जब हम धीरे से बोलते हैं लेस एनर्जी इज यूज्ड एंड हैंस इट प्रोड्यूसेस अ सॉफ्ट साउंड। तो इसी से पता चल जाता है। When an adult male human being and a child shout at the same note, having the same frequency and the amplitude and the loudness of the sound wave from shouting adult male being is larger than that of the sound. अब साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें, पहले तो नॉर्मल कि अगर आपके फादर चिल्ला रहे हैं या आप चिल्ला रहे हो तो दोनों में कितना फ़र्क है, भले ही उसकी फ्रिक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, और नोट भी सेम है, बट उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, इसलिए आपके फादर की जो आवाज़ है वो लाउड हो जाएगी। सो व्हेन एन एडल्ट में, अगेन रीड कर रही हूँ, एंड अ चाइल्ड शाउट एट द सेम नोट, सेम नोट पे चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं या कुछ ज़ोर से बोल रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी अगर सेम है एंड द एम्पलीट्यूड एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम द शाउटिंग एडल्ट मेल ह्यूमन बीइंग इज लार्जर दैन दैट ऑफ द साउंड। तो ये जो एक वेव है ये एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कि यहाँ से चल के एक पेंडुलम यहाँ तक सेम लेवल पर आ गया, तो ये क्या हो गया, एक ऑसिलेशन हो गया। तो ये तो सॉफ्ट साउंड का है, मतलब ये कम ऊपर गया है ना इतना एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें कहाँ गया है, ये इतना ऊपर गया है, तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ये टू एंड फ्रो मोशन है, इस तरीके से वेव जाती है साउंड की, तो इससे क्या होगा, साउंड जो है वो लाउड हो जाएगी क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सेंटर से मीन पोजीशन से कितना दूर जाता है, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन।
ठीक है। नाउ एक एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, कि इसमें यही सीखेंगे कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउड साउंड होगी। सो मटेरियल रिक्वायर्ड अ मेटेलिक टम्बलर, एक टम्बलर ले लिया, एक मेटेलिक स्पून ले लिया, अ स्मॉल पेपर बॉल मेड बाय रोलिंग अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर एंड थ्रेड। तो इस तरीके से हमने बकेट ले ली और यहाँ पे एक कागज़ को ऐसे फोल्ड करके उसको थ्रेड से लटका दिया। मेक अ मेटेलिक, टेक अ मेटेलिक टम्बलर एंड अ मेटेलिक स्पून, स्ट्राइक द स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस। तो जब इसके ब्रिम, इसके सर्कल पे यहाँ पे स्पून से आप उसको स्ट्राइक करोगे तो साउंड आएगी। नेक्स्ट हिट द स्पून हार्ड ऑन द टम्बलर, और ज़्यादा तेज स्पून उस पर स्ट्राइक करोगे तो हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। अब साउंड तो वापस प्रोड्यूस होगी ही, बट इट इज़ लाउडर, क्योंकि आपने अब पहले से ज़ोर से उसको स्ट्राइक किया है। नेक्स्ट सस्पेंड अ स्मॉल पेपर बॉल मेड बाय रोलिंग अ शीट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सच एज इट टचेज द रिम ऑफ द टम्बलर। अब आपने दोनों की देख ली। अब आप एक ओल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको फोल्ड करके आपने इस तरीके से जो हैंग किया करा है उसको टच करवाओ उसके ब्रिम पे। स्ट्राइक द टम्बलर विद द स्पून अगेन, जब आप उसके स्पून से उस टम्बलर को वापस से स्ट्राइक करोगे टू वाइब्रेट द टम्बलर, नोटिस हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड। तो आप देखोगे कि ये जो बॉल हमने लटकाई थी, जस्ट टच कराई थी, वो दूर चली जाती है। ठीक है। सो क्या ऑब्जर्व किया आपने? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर। अगर आप यहाँ पे धीरे से स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि थोड़ी दूर गई है। अगर आप जोर से स्ट्राइक करोगे तो इस बार देखोगे आप उसको, वो बॉल जो है वो बहुत दूर गई है। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड शो कर रहा है ये। सो नेक्स्ट स्ट्राइक इट जेंटली, अब आप धीरे से करोगे, देन विद द हाई फोर्स एंड कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, क्योंकि धीरे से किया तो थोड़ा दूर गया, तेज किया तो ज़्यादा दूर गया। Now loudness of the sound is directly proportional to the square of the amplitude of the vibration. Square का मतलब मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मैंने 2 का स्क्वायर फाइंड करना है, 2 स्क्वायर होता है 2 × 2, कि मतलब 2 को मैंने आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई किया। सो आंसर इज़ 4। ठीक है। ऐसे अगर मैं 4 स्क्वायर की बात करूँ इज इक्वल टू 4 को मैंने 2 बारी आपस में मल्टीप्लाई किया है, 4 × 4, 2 4 आएंगे, 4 4 = 16। सो ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से ये क्या कह रहे हैं कि जो लाउडनेस होती है वो जितना एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अंडरस्टूड? सो इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ डबल्ड, अगर हमने एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया, द लाउडनेस विल बिकम 4 टाइम्स। हाउ? क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे अभी ये एम्पलीट्यूड 1 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या था, हमने सोचा कि जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू है 2, तो इसकी लाउडनेस क्या होगी? एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अगर मैंने केस 2 में, एम्पलीट्यूड 2 में इसको डबल कर दिया, डबल मतलब 2 का 4 कर दिया, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 4, 4 स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा? 4 × 4, 4 4 = 16। तो 4 कितने टाइम्स 16 आता है? 4 टाइम्स आता है। तो इट मीन्स कि एम्पलीट्यूड को अगर हम डबल कर देते हैं तो जो लाउडनेस होती है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाती है। एंड इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ हाफ्ड द लाउडनेस बिकम 1/4। तो मतलब एम्पलीट्यूड को हाफ करते ही लाउडनेस 1/4 हो जाती है। अब ये कैसे होती है? माना कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है, अब हमने सोचा कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है केस ए में वो 16 है या 4 है। ठीक है। एम्पलीट्यूड 4 है, तो इसमें इसकी लाउडनेस क्या हो गई? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर मैंने नेक्स्ट केस में इसको हाफ कर दिया, 4 का 2 कर दिया, ठीक है, तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू
2 2 ज़ा 4। तो ये कितना हो गया, कितना कम हो गया, तो ये कितना कम हो गया, 4/16 करके देखेंगे 1/4 आ गया। सो कितना कम हो गई लाउडनेस, 1/4, 4 टाइम्स कम हो गई। 5 टाइम्स इंक्रीज होती है अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दो, और अगर एम्पलीट्यूड को हाफ कर दो तो लाउडनेस 1/4 हो जाती है। ठीक है, सो इसमें क्या गिवन है, इफ़ द एम्पलीट्यूड इज हाफ्ड द loudness will become 1/4. The loudness of the sound is expressed in the unit of decibel. अब साउंड को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, डेसिबल में। 4 डेसिबल की बात करेंगे कि हम लाउडनेस की बात कर रहे हैं। टेबल 10.1 gives us some idea of the loudness of the sound coming from various sources. तो आपको इससे पता चलेगा थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 0 डेसिबल। कहाँ से स्टार्ट होती है सुननी लाउडनेस। रसल ऑफ लीव्स, लीव्स जब मूव करते हैं, बाहर हवा चल रही होती है तो 10 डेसिबल की आवाज़ देते हैं। होम, क्वाइट होम है तो 30 डेसिबल है लाउडनेस। नॉइजी ऑफिस है, बिजी ट्रैफिक तो 70 डेसिबल है। वैक्यूम क्लीनर की कितनी होती है, 80 डेसिबल लगभग। क्लैप ऑफ थंडर, लाउड रॉक कंसर्ट जहाँ पे बहुत पार्टी शोर हो रहा होता है वहाँ पे 120 डेसिबल की लाउडनेस होती है। अब क्या बात आती है, एनी नॉइज अबव 80 डेसिबल इज कॉल्ड द, एनी साउंड अबव द 80 डेसिबल इज कॉल्ड द नॉइज। अब हम कहते हैं शोर, नॉइज। नॉइज क्या होती है, अगर लाउडनेस जो है वो 80 डेसिबल से ऊपर जा रही है तो हम उसको बोलते हैं नॉइज। नॉइज इज़ फिजिकली पेनफुल, हमें अच्छी नहीं लगती। एक्सपोजर टू द 160 डेसिबल ऑफ साउंड रिजल्ट इन बर्स्टिंग ऑफ ईयर ड्रम्स। अगर हम 160 डेसिबल साउंड सोर्स के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे ईयर ड्रम जो हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द पिच। पिच क्या होती है, तीखापन। द पिच इज दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। आपकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप जो खास फ्रेंड्स हैं अगर आइज़ बंद करोगे वो कुछ बोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है। वाई, बिकॉज उनके पिच में डिफरेंस है। द पिच ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स फ्रिक्वेंसी। कितनी फ्रिक्वेंसी होगी उस पर पिच डिपेंड करती है, और एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड कर रहा था, लाउडनेस, और पिच डिपेंड कर रही है फ्रिक्वेंसी पे। व्हेन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेज द पिच इंक्रीजेज। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पिच कब बढ़ेगी, जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल द ड्रम वाइब्रेट्स द लो फ्रिक्वेंसी, अगर ड्रम लो फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है तो पिच भी कम है, सो इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड अ विसल हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी एंड प्रोड्यूसेस अ हाई पिच्ड साउंड, तो उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। अ क्रो मेक्स अ हाई पिच्ड साउंड व्हेन अ लायन मेक्स अ लो पिच्ड रोर। हैवी और तीखेपन की बात हो रही है। However, the roar of a lion is very loud. पिच तो कम है लायन की बट उसकी लाउडनेस ज़्यादा है। तो लाउड कब होगा, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा बट उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। वेयर एज द साउंड प्रोड्यूस बाय द क्रो इज़ रिलेटिवली फीबल, जबकि जो क्रो है उसकी साउंड फीबल होती है, मतलब धीरे होती है, धीमी होती है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कम होता है, बट वो तीखी होती है क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी पिच भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वालिटी और द टिम्बर। क्वालिटी से क्या मतलब है, क्वालिटी ऑफ द टिम्बर इज दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच एनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड इफ़ दे हैव द सेम लाउडनेस एंड पिच। तो इससे हम क्या पता चलाते हैं कि जो वॉइस आ रही है, जो साउंड आ रही है वो सेम लाउडनेस और पिच की है या नहीं। So the sounds produced by the different musical instrument or the singers can be distinguished by their quality. अब वायलिन बज रहा है या गिटार बज रहा है तो हमें उससे कैसे पता चलता है, उनकी क्वालिटी से, उनकी लाउडनेस और पिच से। इफ़ दे हैव द सेम पिच एंड द लाउडनेस, तो भी हम पता कर सकते हैं अगर उनकी पिच और लाउडनेस भी सेम है। कैसे, उसकी क्वालिटी से। द क्वालिटी ऑफ द साउंड इज़ डिफरेंट बिकॉज द साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय दैम इज़ डिफरेंट शेप्स। अब ये लाउडनेस और जो पिच है वो सेम होने के बावजूद क्वालिटी कैसे अलग हो सकती है, क्योंकि जो तरीका है उनके साउंड वेव्स के प्रोड्यूस होने का वो डिफरेंट होता है। जो वायलिन बजाएगा अगर कोई तो उससे डिफरेंट शेप के साउंड वेव्स निकलेंगे, और जो गिटार बजाएगा
उसकी डिफरेंट निकलेंगी, जो तबला बजाएगा उसकी डिफरेंट निकलेंगी, हारमोनियम, इन सब इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट डिफरेंट निकलती हैं। तो उस तरीके से हम उसको क्वालिटीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा रह गया ऑडिबल, इनऑडिबल, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो थोड़ा सा ही रह गया। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट, ओके। एंड again, if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.